पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साल। वजीर आज़म इमरान खान आज इस्लामाबाद में होने वाली खुसूसी तकरीब में अपनी हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी कौम के सामने रखेंगे। अवाम को अपनी हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी से आगाह करने के लिए मुल्क भर में अवामी मकामात पर वजीर आज़म इमरान खान का खिताब बराह रास्त दिखाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के तारीखी खिताब की बराह रास्त नशरियात के लिए इंतजामात मुकम्मल। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, गिलगित, मुल्तान और हैदराबाद में बड़ी स्क्रीन्स नस्ब कर दी गईं। इंसाफ यूथ विंग के नौजवान कारकुनान और अवाम आज मुल्क भर में बड़ी स्क्रीन्स पर वज़ीर-ए-आज़म का खिताब देखेंगे। 3 साल हुकूमत करने वाले अपना मुंह छुपा रहे हैं। मईशत, खारजा पॉलिसी और अंदरूनी इस्तेहकाम के 3 साल आज हक़ाइक़ के साथ सामने लाएंगे। पाकिस्तान में कितनी हुकूमतें अपनी कारकर्दगी पर अवाम को जवाबदेही करती रहीं। ये इमरान खान की हुकूमत है जो 3 साल की कारकर्दगी अवाम के सामने फख्र से रख सकती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन का ट्वीट। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी फूड प्रोग्राम की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की आलमी फूड प्रोग्राम की काविशों की तारीफ। पाकिस्तान आलमी फूड प्रोग्राम के मुख्तलिफ मनसूबों से मुस्तफ़ीद हो रहा है। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में हुकूमत साजी के अमल में मुस्बत किरदार अदा करेगी। वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर आज़म इमरान खान और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राबता, दो तरफा ताल्लुकात और अफगान सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पुरअमन और महफूज अफगानिस्तान पाकिस्तान और खित्ते के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। अफगानों के तहफ़्फ़ुज़, सलामती और इंसानी हुकूक के साथ साथ मसले का सियासी हल ज़रूरी है। आलमी बरादरी अफगानिस्तान के अवाम की मदद के लिए आगे बढ़े। वज़ीर आज़म इमरान खान। दोनों रहनुमाओं का शंघाई तावन तंजीम के तहत इलाकाई अमन और सलामती के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान की अफगान सूरत हाल पर इलाकाई मुल्कों के साथ मिलकर मुत्तफ़िका लाए अमल की कोशिशें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 4 मुल्की दौरे के तीसरे मरहले में तुर्कमानिस्तान में मौजूद। वज़ीर ख़ारजा तुर्कमानिस्तान के सदर से मुलाकात कर रहे हैं। काबुल में तालिबान रहनुमाओं, अहम सियासी कायदीन और नुमाया शख्सियात का हंगामी इजलास जारी। हुकूमत साजी, पंजशेर तनाज़ा और दीगर इंतजामी उमूर का जायजा लिया जा रहा है। कोई भी अफगान कौम को जंग से शिकस्त नहीं दे सका। अब अफगानिस्तान में अमन कायम होना चाहिए। पुरअमन और खुशहाल जिंदगी गुजारना हमारा भी हक है। अमारात इस्लामी अफगानिस्तान में सबको नुमाइंदगी दी जाएगी। तालिबान रहनुमा शहाबुद्दीन काजरके से खिताब। तालिबान और पंजशीर वादी के कायदीन के दरमियान मुज़ाकरात। दोनों फरीकों का एक दूसरे की पोजीशंस पर हमले न करने और बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। मुज़ाकरात में अमीर मुत्तकी खान, अलमास जाहिद, हाफिज मंसूर, साबिक वज़रा और अरकान असम्बली के अलावा पंजशीर और दूसरे सूबों के अमायदीन शरीक। मुज़ाकरात के नतीजे में जंग के बगैर ही मसाइल हल हो जाएंगे और जल्द अमन मुआहिदा तय पा जाएगा। तर्जुमान हुकूमत ज़बीरुल्लाह मुजाहिद। अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया का काबुल में मौजूद अपने शहरियों को एयरपोर्ट का रुख न करने की हिदायत। हवाई अड्डे पर दहशतगर्दी का खतरा है। एयरपोर्ट का करीबी इलाका खाली करके महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं। कई दिनों से हजारों अफगान शहरी और गैर मुल्की अफराद काबुल के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के आसपास मौजूद हैं। PTV न्यूज़ की टीम लम्हा बलम्हा खबर देने के लिए काबुल में मौजूद। Here in Pakistan at Islamabad airport, where the Pakistan government has really helped us so that we could bring the aircraft that were damaged in Kabul here to get them repaired so we can put them back in service. So I'm standing here where we've got one of our helicopters here, as well as 4 fixed wings, and right behind me here is in fact a passenger plane that we're about to do a test flight now from here in Islamabad, which will be hopefully, if everything goes well, and it will, to Kabul. That'll be an air bridge from the external to the internal to bring UN personnel, NGOs, aid workers to be able to do what we need to do inside Afghanistan.
वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तैयारों की मरम्मत और उनको काबिल इस्तेमाल बनाने पर हुकूमत पाकिस्तान के मशकूर हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इस्लामाबाद से काबुल और अफगानिस्तान में दीगर मकामात के दरमियान फ़ज़ाई पुल कायम करने के लिए तैयार है। इससे हमें अफगान आवाम की ज़रूरियात को पूरा करने में मदद मिलेगी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम डेविड बेस्ले। भारत में अफगान मुहाजिरीन का कोई पुरसाने हाल नहीं, भारतीय शहरियत और रोजगार का झांसा दिया गया। नई दिल्ली में तीसरे दिन भी अफगान मुहाजिरीन का एहतजाज, अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने धरना दे दिया। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 85 अफराद जान बहक। 24 घंटे में 4,553 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 7.4%। गुज़िश्ता 24 घंटे में 61,446 टेस्ट किए गए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ क्रिकेट सीरीज के बाद कौमी स्क्वाड जमैका से वतन वापस रवाना। कौमी स्क्वाड बरास्ता लंदन लाहौर पहुंचेगा। यासिर शाह और नसीम शाह कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए एंटिगा, जबकि मोहम्मद अब्बास और असर अली काउंटी क्रिकेट के लिए लंदन में क़याम करेंगे। स्पेन में 21 मराहल पर मुश्तमिल साइकिलिंग ग्रैंड टूर वोल्टा आ स्पाना दिफाई चैंपियन सिल्वेनिया के प्रिमोज रोग्लिक ने 11वां मरहला अपने नाम कर लिया। रोग्लिक ने 133.6 किलोमीटर का मुकर्ररा फासला 3 घंटे 11 मिनट में तय किया। नॉर्वे के ऑड क्रिस्टियान एक्नेक मजमूई तौर पर सबसे आगे रहे। रोग्लिक 1 मिनट 56 सेकंड के फर्क से तीसरे नंबर पर मौजूद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से दोपहर 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं हुमा मलिक और मैं हूं शाहिद नसीम। और खेल का अहवाल मैं समी इकबाल आपके साथ शेयर करूंगा। हेडलाइंस आपने जानी, बाकायदा आगाज करेंगे लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। ख्वाब, अज़्म, इत्तेहाद, जुस्तजू, कामयाबी, लगन, जिंदगी, शर्फ, इन सब से मिला हमें हमारा पाकिस्तान। और अब मिलकर उठाएंगे हम अपना हर कदम वतन के नाम। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरनामे का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आपको आगाह करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी आवाम के सामने रखी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज इस्लामाबाद में मुनक़िदा खुसूसी तकरीब में अपनी हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी कौम के सामने रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अवाम को अपनी हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी से आगाह करने के लिए मुल्क भर में अवामी मकामात पर वज़ीर-ए-आज़म का खिताब बराह रास्त दिखाने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म के तारीखी खिताब की बराह रास्त नशियात के इंतजामात के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं। इंसाफ यूथ विंग के नौजवान कारकुनान और अवाम आज मुल्क भर में बड़ी स्क्रीन पर वज़ीर-ए-आज़म का खिताब देखेंगे। इस हवाले से लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, गिलगित, मुल्तान और हैदराबाद में भी बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई हैं। आपको इस अहम खबर के हवाले से आगाह किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी आवाम के सामने आज रखी जाएगी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज इस्लामाबाद में मुनक़िदा खुसूसी तकरीब में अपनी हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी आवाम के सामने रखेंगे और इस हवाले से कौम से ख़ास तौर पर एक खिताब भी किया जाएगा जिसको पूरे मुल्क के अंदर नशर किया जाएगा और मुख्तलिफ मकामात पर इसके लिए स्क्रीन्स नस्ब की गई हैं, इसके लिए इंतजामात जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं और उन स्क्रीन्स के ज़रिए
जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का खिताब है वो पूरी आवाम तक पहुँचाया जाएगा। इस हवाले से आपको मज़ीद भी अपडेट करते चलें। वज़ीर-ए-आज़म के तारीख़ी खिताब की बराह रास्त नशरियात के लिए इंतज़ामी उमूर के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं, जिसके अंदर इंसाफ यूथ विंग के नौजवान कारकुनान और अवाम शामिल हैं। और आज मुल्क भर में बड़ी स्क्रीन्स पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का खिताब दिखाया जाएगा। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ मकामात पर बड़ी स्क्रीन्स लगा दी गई हैं, जिनमें लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, गिलगित, मुल्तान और हैदराबाद शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज अपनी हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी से आवाम को आगाह करेंगे। इस हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी आज आवाम के सामने रखी जाएगी। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आवाम को अपनी हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी से आगाह करने के लिए मुल्क भर में आज अवामी मकामात पर वज़ीर-ए-आज़म का खिताब बराह रास्त दिखाने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म के तारीख़ी खिताब को बराह रास्त नशर किया जाएगा, जिसके लिए तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और इंतज़ामात के लिए खुसूसी टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। इसके अलावा इंसाफ यूथ विंग के नौजवान कारकुनान और आवाम आज मुल्क भर में बड़ी स्क्रीन्स पर वज़ीर-ए-आज़म का खिताब देख सकेंगे। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने पर आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी से आवाम को आगाह करेंगे, जिसके हवाले से मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ मकामात पर बड़ी स्क्रीन्स नस्ब कर दी गई हैं, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का खिताब बराह रास्त आप तक पहुँच सकेगा और आप बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का खिताब सुन पाएंगे। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आज अपनी 3 साला कारकर्दगी आवाम के सामने रखने के लिए ये फैसला किया है। आज बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का खिताब बड़ी स्क्रीन्स पर दिखाया जाएगा, मुख्तलिफ शहरों में इसे देखा जा सकेगा। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि इन 3 साला कारकर्दगी के दौरान के जो हवाले जिनके ऊपर अहम तौर पर बात की जाएगी, उसके अंदर एहसास प्रोग्राम शामिल है, उसके अंदर नौजवान रोज़गार स्कीम शामिल है, कर्ज़े की स्कीम शामिल है जिसके अंदर घर दिए गए थे, शेल्टर्स की स्कीम शामिल है, उसके बाद जो पनागाहें बनाई गई और ख़ास तौर पर जो सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट था जिसको बिलियन ट्री सुनामी कहा जा रहा है, उसके हवाले से कुछ बात की जाएगी और बताया जाएगा कि किस तरह से पाकिस्तान ने क्या अचीव किया है और ग्लोबली इसके क्या असरात होंगे और इंटरनेशनल कम्यूनिटी ने भी इसको रिकगनाइज़ किया। इसके साथ साथ मईशत के हवाले से जो अहम इकदाम किए गए हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से, उसके ऊपर बात की जाएगी। उनकी मुआशी टीम ने जो इस पर बात की है, इस पर जो काम किया है और किस तरह से पाकिस्तान की मईशत को सहारा दिया, डूबती हुई मईशत को दोबारा से खड़ा किया। और क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात की जाएगी और पाकिस्तान में ना सिर्फ क्लाइमेट चेंज के हवाले से पाकिस्तान का किरदार, बल्कि जो कायदाना किरदार है पाकिस्तान का, जो लीडिंग रोल है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो पाकिस्तान का किरदार है, उसके ऊपर ख़ास तौर पर बात की जाएगी। और पिछले 3 सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट को लेकर एक रेवोल्यूशन जो है वो आया है, एक इनकलाब बर्पा किया गया है और बहुत बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम का इंतज़ाम किया गया, पानी को लेकर किया गया और माहौल के अंदर जो आलूदगी है उसको देखते हुए शजरकारी की एक बहुत बड़ी जो है एक पूरी से आप कहिए कि कौमी सतह के ऊपर एक कैंपेन जो है स्टार्ट की गई। इससे पहले ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद थी 2013 से और 2018 के अंदर हुकूमत पूरे पाकिस्तान के अंदर हुकूमत आने के बाद इसको पूरे पाकिस्तान के अंदर इसको फैलाया गया और 4 सूबों के अंदर इसके आप इसके मज़ाहिर देख सकते हैं। इसके नमूने आपके सामने पेश किए जाएंगे और मियावाकी जंगल जिसके अंदर शामिल हैं, जिसके अंदर जो अभी हमने गुज़िश्ता दिन भी आपको हम आगाह कर रहे थे, और रखझोक का जंगल शामिल है। हाँ, बहुत से जंगल जो है स्मार्ट जंगल जो लगाया पाकिस्तान का सबसे बड़ा आप उसे स्मार्ट जंगल कह सकते हैं, जो खुसूसी टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है, जिसमें दरख्तों की निगहदाश्त को खुसूसी टेक्नोलॉजी के जरिए जो है वो उसको मॉनिटर किया जाएगा। मैं आपको इस वक्त मैं कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब हूँ। जैसे कि आपको पता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज एक बहुत ही बड़े मजमे से एड्रेस करेंगे, अपने 3 साला परफॉर्मेंस के हवाले से कौम को आगाह करेंगे। आपको ये भी बता दूं कि इस हवाले से इस खिताब को पाकिस्तान टेलीविज़न समेत तमाम चैनल्स पे बराह रास्त नशर किया जाएगा।
اس وقت کنونشن سینٹر اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ اس خطاب کے اہمیت کے حوالے سے اور انہوں نے جو کہ اس ہال کا انتظامات کے حوالے سے جائزہ لیا, اس خطاب کے اہمیت کے حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کنونشن سینٹر میں آج ابھی تیاریاں ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ 3 بجے کے لگ بھگ 3-4 بجے کے لگ بھگ یہاں پہ پرائم منسٹر صاحب کا جو آج 3 سالہ حکومتی کارکردگی ہے اس کے حوالے سے خطاب ہوگا. مستقبل کا جو لائے عمل ہے اس کے اوپر بات ہوگی, اور ہمارا یہ جو آج 3 سال مکمل ہونے کے بعد ہمارا جو موٹو ہے وہ ہے لگن ہماری, منزل ہماری, انصاف, انسانیت اور خودداری. انصاف کے لیے جو تحریک انصاف نے کام کیا ہے, انسانیت کے لیے جو کام کیا ہے, خودداری کے لیے جو کام کیا ہے, یہ جو ہے وہ ڈسپلے ہوگا آج. اور پاکستان کے اندر روایت ہی نہیں تھی, یہاں تو 30 سال حکومتیں جنہوں نے کی ہیں وہ اپنا منہ چھپا رہے ہیں. یہ حکومت وہ واحد حکومت ہے, عمران خان کی حکومت, جو 3 سال کے بعد اپنی کارکردگی کا کچا چٹھا عوام کے سامنے پیش کرتی ہے اور فخر کے ساتھ پیش کرتی ہے. کوئی اور پاکستان میں سیاسی جماعت میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے عوام کے سامنے آئے اور بتائے کہ یہ ہم نے آپ سے وعدے کیے تھے, یہ ہماری 3 سال کے بعد ان وعدوں کے اوپر پیش رفت ہے. سو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تمام جو آج وزیر اعظم ایک 3 سال کی جو ایئر بک ہے تمام وزارتوں کی, اس کا انیگوریٹ کرنے جا رہے ہیں. ہر وزارت عوام کے سامنے رکھے گی کہ انہوں نے اب تک کیا عوام کے لیے کیا ہے, وعدے کیا کیے تھے اور ان کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا ہے. سو یہ جو روایت ڈالی ہے تحریک انصاف نے, یہ بھی ایک نئی روایت ہے. وزارت اطلاعات و نشریات آج جو ہے وہ میزبان ہے, اور یہ بھی ایک نئی روایت ہے کہ حکومت تمام وزارتوں کی کارکردگی عوام کے سامنے رکھ رہی ہے. اور ایک تو ہے نا کہ آپ نے ایسے فیشنیبل طور کے اوپر, جیسے اپوزیشن جو ہے, جو پی ڈی ایم ہے وہ, اور اس کے جو فارمر پارٹی الائز ہیں پی پی, وہ ایسے ہی بے تکی مار دیتے ہیں, مہنگائی ہو گئی ہے, لٹ گئے, مر گئے, برباد ہو گئے. یہاں پہ پورے فگرز کے ساتھ, فیکٹس کے ساتھ آپ کے سامنے جو ہے وہ رپورٹ آ رہی ہے. مثلا ان لوگوں کو شوق ہے, کہتے ہیں جی آٹا مہنگا ہو گیا ہے, یہ نہیں بتاتے کہ گندم جو 1200 روپے کی تھی وہ بھی 1800 روپے کے اوپر جو ہے وہ گئی ہے, اور وہ فائدہ کسان کا ہوا ہے. اور 60% جو لوگ بندے ہیں وہ ایگریکلچر سے وابستہ ہے. یہ نہیں بتاتے کہ جو گنا ہے وہ 135 سے 300 روپے پہ چلا گیا, وہاں پہ بھی کسان جو ہے اس کو فائدہ ہوا ہے. 1100 ارب روپے کی اضافی آمدنی جو ہے جو کسان کو ہوئی ہے اس کا ذکر نہیں کرتے, کہتے ہیں جی جب آمدنی میں اتنا اضافہ ہو گیا تو مہنگائی میں اضافہ جو ہے وہ irrelevant ہو جاتا ہے. اور جو سیلریڈ کلاس کی مشکلات ہیں البتہ ان کا ہمیں احساس ہے, اور اس کے لیے ہم احساس جیسا پروگرام لائے ہیں. پہلی دفعہ پاکستان میں جو انوائرمنٹ ہے وہ تو یہاں پہ کبھی کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا, انوائرمنٹ یہاں پہ جو ہے وہ لائے ہیں ہم نے. اپنی اگر وزارت میں دیکھیں 70 سال کے سب سے بڑے ریفارمز جو ہیں وہ یہاں پہ ہوئے ہیں. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں جو ہے وہ اتنے بڑے ریفارمز ہوئے ہیں. اس کے بعد جو اس وقت ہمارے جو اکانومی ہے, پہلی بار خارجہ پالیسی جو ہے وہ خودداری کے اوپر مبنی ہے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وزیر اعظم کہتا ہے ایبسلوٹلی ناٹ. کب یہ پاکستان میں ہوا ہے؟ ابھی بھی افغانستان میں جو ہم کردار ادا کر رہے ہیں پوری دنیا اس کی تحسین کر رہی ہے. پاکستان کو عمران خان عالمی افق کے اوپر واپس لے کے آئے ہیں. مسلم امہ کی لیڈرشپ پاکستان کے اوپر واپس آئی ہے. کشمیر کے مسئلے کے اوپر آگاہی ہوئی ہے, اور افغانستان کے مسئلہ جو ہے اس کو سلوشن کے لیے ہمارا رول ہے. اس کے بعد جو تمام بڑے مسائل ہیں, چاہے فلسطین کا مسئلہ ہو, اس کے اوپر پاکستان کی آواز ہے. آج کا یہ جو کنونشن ہے جس میں ہم تو خیر اتنا بڑا تو نہیں ہوگا جتنے پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان جس قسم کے کراؤڈ سے خطاب کرتے رہے ہیں, کیونکہ کووڈ کی وجہ سے ویسی سچویشن نہیں ہے, لیکن پھر بھی ایک اچھا ریپرزنٹیٹیو مجمع ہوگا پورے پاکستان سے. اور انشاءاللہ تعالی آج وزیر اعظم ہماری جو اگلی حکومت ہے اس کا بھی لائے عمل دیں گے. یہ 5 سال انشاءاللہ پورے ہوں گے, اگلے 5 سال پھر تحریک انصاف کے ہوں گے. آج ہم اس کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں. جی, اس وقت ہمارے ساتھ وزیر مملکت انفارمیشن کے موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کے خطاب کی اہمیت کیا ہے. سر جی, وزیر اعظم جس طرح منسٹر نے کہا
खुदारी का लफ्ज़ यूज़ किया, एक जो उनका थीम है इंसाफ, इंसानियत और खुदारी के हवाले से, आप क्या समझते हैं वज़ीर आज़म? देखें, ये जो 3 साल हैं, इससे पहले मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को एक चैलेंजेस भरी जो है वो पाकिस्तान की मैशियत मिली, और जो 70 साल का जो गंद था वो हमें मिला। कोई ऐसा सरकारी डिपार्टमेंट नहीं था जो डिपार्टमेंट ठीक काम कर रहा हो। मुल्क की मैशियत का भड़कस निकाल के इसहाक डार जो है उस वक्त के वज़ीर आज़म के जहाज़ पे फ़रार हो चुके थे। 15 दिन के जो है वो मुल्क के पास डॉलर्स के रिज़र्व्स मौजूद थे, 9 अरब डॉलर के करीब। आज अगर आप कंपैरिजन देखें 2018 का 2021 का, तो आज पाकिस्तान के पास हाईएस्ट तारीख के जो है वो फॉरेन रिज़र्व हैं जो स्टेट बैंक के 20 अरब डॉलर से ज़ायद के हैं। इसके अलावा जो हमारी एक्सपोर्ट्स थी, फैसलाबाद से मेरा ताल्लुक़ है, वहाँ की इंडस्ट्री को ताले पड़े हुए थे, टेक्सटाइल का कब्रस्तान बना हुआ था, टमाटर 100 रुपये किलो बिक रहे थे, पावर लूम कबाड़ के भाव 40 रुपये किलो बिक रही थी। ये वो हकायक हैं। आज तारीख की सबसे हाईएस्ट 25.4 बिलियन हमारी एक्सपोर्ट हैं। अगर गुड्स एंड सर्विसेज भी शामिल कर लें तो 31 अरब डॉलर बन जाते हैं। तरसीलात ज़र ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए जो इमरान खान साहब ने इक़दाम किए हैं, उन्होंने भी रिटर्न में एतमाद का इजहार किया कि जो 2018 में तरसीलात ज़र नून लीग के दौर में 18 अरब पे थी, आज वो 29.4 बिलियन डॉलर के ऊपर है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला था, 19 अरब डॉलर पे था, आज पिछले 10 साल की तारीख का लोएस्ट है। बीच में सरप्लस भी जो है वो रह चुका है। इसी तरीके से जिस तरह एग्रीकल्चर के हवाले से फवाद चौधरी साहब ने बात की, उस पर रिकॉर्ड जो है वो आमदनी के अंदर इजाफा हुआ। और मैं समझता हूँ कि जो दीगर महाज हैं, एहसास प्रोग्राम, पहली बार जो इंसानियत की बात होती है, खुले आसमानों तले लोग सोते थे, दिहाड़ीदार भूखा सोता था, आज उनके लिए पनाह गाहें जो हैं वो वज़ीर आज़म के दिल में एहसास है उनके लिए बनाई गई हैं। लंगर खाने, कोई भूखा ना सोए, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम का दायरा कार 40 लाख से 70 लाख तक बढ़ा दिया गया। PMLN के दौर में जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा था उसके लिए 85 अरब था, आज हमने 260 अरब रुपया रखा गया है। तारीख़ की पहली 25 अरब रुपया एक साल के अंदर यूटिलिटी स्टोर को जो है वो सब्सिडी फ्राहम की गई है। इस साल बजट के अंदर 650 अरब रुपए की जो है वो सब्सिडीज़ मौजूद हैं। पहली बार 1967 के बाद मुल्क में 10 बड़े डैम्स बन रहे हैं। वो मोमन डैम जो 1963 में बनना था, ये किसकी मुजरमाना गफलत है? आज जो नवाज शरीफ बाहर से बैठ के हमें बड़े बड़े लेक्चर्स देते हैं, महंगे बिजली घर लगा के गए, 45% इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर, बिजली लो ना लो, कारखाना चले ना चले, 1500 अरब रुपया इस कौम के टैक्स का पैसे से 2023 में आपने अदा करना है। इमरान खान सस्ती बिजली बनाने के लिए डैम्स बना रहा है, ज़मीन को जो है वो काश्त करने के लिए डैम से फ़ायदा होगा। 70 साल में जितनी डैम्स में स्टोरेज की कैपेसिटी थी उतनी ही डबल उससे 10 साल में 13 मिलियन एकड़ फिट उसमें आ जाएगी। माहौलियात के हवाले से पाकिस्तान को UN ने मेज़बानी दी, बोन चैलेंज में पाकिस्तान को एक्नॉलेज किया गया, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम हमें जो है उस हवाले से अप्रिशिएट कर रहा है, और वज़ीर आज़म इमरान खान इन्वायरमेंट के हवाले से आलमी लीडर के तौर के ऊपर जो है वो इस्टेब्लिश हो चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि 14 अरब रुपया जो है वो हमने बजट के लिए अंदर एनवायरनमेंट के लिए रखा है। हेल्थ कार्ड हमारा इतना बड़ा इनिशिएटिव है, खैबर पख्तूनख्वा की सारी आबादी को दे चुके। 5 अरब रुपए के बेनिफिट लोगों ने लिए हैं, जो 7 से 10 लाख रुपए तक अपना सालाना इलाज करवा सकते हैं। पंजाब के 3 डिवीज़न्स में अभी हेल्थ कार्ड मौजूद है, साहिवाल डिवीज़न में, जीजी खान डिवीज़न में, बहावलपुर डिवीज़न में, और अभी 60 अरब रुपए इस साल बजट में रखा गया है। और आप देखेंगे कि 31 दिसंबर तक हेल्थ कार्ड सबके पास होगा। कामयाब जवान प्रोग्राम 22 अरब रुपया 18,000 नौजवानों को कारोबार शुरू करने के लिए फ़राहम किया जा चुका है। और जो पहली बार रियासत खुद चल के अपने महदूद वसाइल वाले लोगों के पास जाने लगी है, 30 लाख लोगों को जिनको बिला सूद 5 लाख रुपया दिया जाएगा कि आप अपना कारोबार शुरू करें, अपने पाँव पे खड़े हों, अपने घर वालों की कफ़ालत करें, ताकि हम सिर्फ नौकरियां ढूंढने वाले पैदा ना करें बल्कि हम नौकरियां देने वाले जो है वो पैदा करें। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इन 3 सालों में पाकिस्तान की दुरुस्त समत का तयन किया है। आइंदा आने वाले जो 2 साल हैं इसमें इंशाल्लाह फ़ास्ट ट्रैक के ऊपर जो है वो जो बाकी चीज़ें हैं उनको भी हम बेहतरी लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया जी। जिस तरह के वफाकी वज़रा ने वज़ीर आज़म की कारकर्दगी के हवाले से अमूर पर रोशनी डाली, आपको ये भी बताता चलूँ कि आज के ख़िताब की अहमियत के हवाले से तहरीक इंसाफ ने यह फ़ैसला किया है कि चूँकि ये एड्रेस को जो है तमाम चैनल्स पे लाइव नशर किया जाएगा, इस हवाले से तमाम बड़े शहरों में बड़े बड़े स्क्रीन्स नस्ब किए गए हैं जिस पे आवाम और PTI के कारकुनान जो है ना इस ख़िताब को
उससे मुस्तफ़ीद होंगे और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने 3 साल कारकर्दगी के हवाले से कौम को आगाह करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। हमें तफसीलात साझा कर रहे थे हमारे नुमाइंदे बराह रास्त कन्वेंशन सेंटर में मौजूद थे, जहाँ पर उनके साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी और वज़ीर ममलकत इत्तलात फ़ारूक हबीब भी मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आज 3 साल अपनी कारकर्दगी पेश करने जा रही है और वज़ीर-ए-आज़म तारीख़ी खिताब करेंगे, जिसके अंदर जो पूरे 3 साल के अंदर जो उनकी अचीवमेंट्स हैं, जो कारकर्दगी है, जो आवाम को और इस मुल्क को जो फलाही रियासत बनाने का जो उनका ख्वाब था, उसके लिए जितनी भी उन्होंने काविशें की हैं वो आज वो बताएंगे। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी तमाम वज़ारतों की कारकर्दगी पेश करेंगे। इस हवाले से मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीन नस्ब कर दी गई हैं। इस वक्त आपको लिए चलेंगे मुल्तान, जहां पर हमारे नुमाइंदे शिराज दुरानी मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे मुल्तान के हवाल। जी मैं इस वक्त मुल्तान में रज़ा हाल के मौजूद हूँ। ये वो रज़ा हाल है उन 6 स्पॉट्स में से एक है जहाँ पर आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब आज कौम से एक अहम जो है खिताब करने जा रहे हैं। इस खिताब में वो अपनी 3 साल जो हुकूमत की कारकर्दगी है वो कौम के सामने रखेंगे और पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में जो 6 बड़े शहरों का इंतखाब किया गया वहाँ पर बड़ी स्क्रीनें जो हैं वो नस्ब की जा रही हैं। रज़ा हाल में भी बड़ी वीडियो स्क्रीन जो है वो नस्ब की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और इंसाफ यूथ विंग के जो अरकान हैं उनकी जानिब से। और आज जो है इस हवाले से बड़ा तारीखी और अहम दिन है मुल्तान में भी और पाकिस्तान में भी कि जो एक इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म है वो 3 साल के बाद अपनी जो कारकर्दगी है, जो मईशत के हवाले से, मईशत की बेहतरी के हवाले से, खारजा अमूर खारजा महाज है उसमें जो कामयाबियाँ समेटी गई हैं, अंदरूनी इस्तेहकाम के हवाले से जो कामयाबियाँ समेटी गई हैं, उस हवाले से आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब पूरे पाकिस्तान की जो कौम है हमारी उनको आज वो एतमाद में लेने जा रहे हैं। वीडियो स्क्रीन के जो नस्ब होने का जो मरहला है वो तकरीबन पूरा हो चुका है और कारकुनान जो है वो यहाँ पर नारे लगा रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हक़ में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में। कारकुनों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँच भी चुकी है और पीछे से भी लोग और मज़ीद भी आ रहे हैं। यहाँ पर तमाम इंतज़ाम PTV न्यूज़ जो है वो यहाँ से भी अपनी लाइव नशरियात दिखाएगी पूरे पाकिस्तान में और तमाम जो वीडियो स्क्रीन के ज़रिए भी लोग जो हैं वो यहाँ पर मुल्तानियों को दावत दी गई है। आपको एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बताना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये जो मुल्तान है ये लास्ट इंतखाबात में एक गढ़ साबित हुआ और आज एक बहुत बड़ा दिन है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौम को आगाह करेंगे अपनी तमाम तर उन कामयाबियों को जो पिछले 3 सालों में समेटी गई हैं। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी 3 साल कारकर्दगी से आगाह करेंगे और इस हवाले से मुल्तान के आवाम भी मुंतज़र दिखाई देते हैं। बिल्कुल जी, और कुछ दीगर शहर भी हैं जहाँ पर हम आपको लिए चलेंगे फर्दन और इस वक्त आपको लिए जा रहे हैं हम शहर कायद कराची में, जहाँ पर ज़मीर अब्बास मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है शहर कायद की और वहाँ पर कैसे इंतज़ामात हैं। ज़मीर अब्बास, हमें बताइएगा शहर कायद में इस वक्त क्या मनाजिर हैं, आप किस जगह पर मौजूद हैं और ओवरऑल जो इंतज़ामात हैं उनके हवाले से हमें और हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त यहाँ नॉर्थ कराची में पावर हाउस चौरंगी के करीब PTI का जो सेक्रेटरीट मरकज़ है यहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे एक स्क्रीन लगाई गई है ताकि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के 3 साल की कारकर्दगी के हवाले से जो स्पीच है वो यहाँ पे लाइव लोगों को दिखाई जा सके। मैं आपको एक यहाँ पे बात इंटरेस्टिंग बताता चलूँ कि बाकी 3 सूबों में तो PTI की हुकूमत है तो वहाँ पर काम नज़र भी आते हैं और वहाँ पर लोग उनको फॉलो भी कर रहे हैं। सिंध में क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है उसके बावजूद भी यहाँ पर PTI ने बहुत अच्छा काम किया है, ख़ास करके कराची में जहाँ पर लोगों ने बहुत ज़्यादा मैंडेट दिया था PTI के लोगों को। सिंध असल में टोटल PTI के तकरीबन 28 अरकान असम्बली हैं जो कि पूरे सिंध से मुंतखब हुए हैं और तकरीबन 14 कौमी असम्बली के अरकान यहाँ से मुंतखब हुए हैं। ताहम वो सिंध में हुकूमत ना बना सके क्योंकि अक्सरियत उनके पास नहीं थी। उसके बावजूद PTI की जो हुकूमत है वफाकी हुकूमत उन्होंने MNAs को जो फ़ंड्स दिए थे वहाँ उस फंड्स से जो है तमाम सिंध के जो छोटे बड़े शहर हैं वहाँ पे काम कराए गए। खुसूसन कराची में यहाँ पे सड़कें जो कि टूट फूट की शिकार थी उन्होंने अपने अपने हलकों में तमाम सड़कें मुरम्मत करवाई हैं, कारपेटिंग करवाई है, जो पार्क्स हैं उनको भी सेट करवाया है। इसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ ये कि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट सिंध हुकूमत की इमा पे बनाए गए थे या सिंध हुकूमत की जो जिम्मेदारी थी, जैसे ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट है वो भी यहाँ पर मुतासर हुआ था सिंध हुकूमत की अपनी सुस्त रवैये की वजह से। वफाक ने सिर्फ कराची के लोगों की बेहतरी के लिए जो प्रोजेक्ट था वो 100% अपने ऊपर लिया है और वो तकरीबन अक्टूबर में भी जो है ऑपरेशनल हो जाएगा। ये कराची के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट का जो मसला है बहुत देरीना मसला है कराची के लोगों का और एक ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट मनसूबे के स्टार्ट होने से बाकी जो दीगर मनसूबे हैं जैसे ब्लू लाइन हो गई, रेड लाइन हो गई, ऑरेंज लाइन, येलो लाइन, ये भी तमाम स्टार्ट की जाएंगी। इसके अलावा कराची के लिए एक तारीखी पैकेज 1100 अरब रुपए का दिया गया था जो कि कराची की तरक्की के लिए एक संग बुनियाद की हैसियत रखता है। उस पर भी काम जारी है जिसमें K4 मनसूबा भी है,
ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट उसमें भी था। इसके अलावा दीगर जो मंसूबे थे, सड़कों के जाल थे, और इसके अलावा जो सीवरेज का निज़ाम, जो कि अक्सर हम देखते हैं कराची में बारिश के पानी के बाद जो बारिश आती है और पानी भर जाता है तो ज़्यादातर नदी नालों में तुग़यानी आ जाती है। उन जो नाले हैं उनको एक्सपेंड करने के लिए भी यहाँ पे वफाकी हुकूमत ने बहुत ज़्यादा काम किया है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अब जो लोग हैं वो भी PTI की हुकूमत की तरफ ज़्यादा मुतवज्जा हो रहे हैं, उनको ज़्यादा सीरियसली देख रहे हैं। और जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 साल ना सिर्फ वफाकी हुकूमत को ही बल्कि सूबाई हुकूमतों को भी 3 साल हो गए, लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से ना तो कोई सप्लीमेंट्री जारी किया गया है, ना कोई ऐसा वाइट पेपर जारी किया है जिसमें वो अपनी कारकर्दगी बता सके। इसके बरक्स PTI की हुकूमत जो है वो अपने 3 साल की कारकर्दगी बयान करिए। इसका मतलब यही है कि जो काम किया है वो लोगों को बताया जा सकता है, जब काम ही नहीं होगा तो लोगों को क्या बताया जाएगा। तो यहाँ के लोग काफ़ी पुरुमीद हैं और आने वाले इंतखाबात में यही देखा जा रहा है कि सिंध में भी शायद PTI अपनी हुकूमत बना लेगी। जी अच्छा, ये भी बताइएगा ज़मीर अब्बास कि क्या स्क्रीनें जो हैं वो कहाँ पर नस्ब की गई हैं? क्या कोई हॉल है जहाँ पर लोगों के बैठने की गुंजाइश मौजूद है, और कितने लोगों के बैठने की गुंजाइश है? क्या आउटडोर लगाई गई है स्क्रीन? जी, यहाँ पे जो कराची में स्क्रीन लगाई गई है, बड़ी स्क्रीन, ये यहाँ पे इनका एक सेक्रेटेरिएट है नॉर्थ नाज़िमाबाद में, और पावर हाउस चौरंगी के करीब। यहाँ पे जो इन्होंने सीटिंग कैपेसिटी की है ये तकरीबन 300 अफराद के बैठने की है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कोरोना की वजह से काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो इन्होंने यहाँ पे एक लिमिटेड काम किया। लेकिन इसके अलावा इन्होंने अपने जो दफातर हैं उसमें भी ये चीज़ें मेंशन की हैं कि लगाने के लिए, ताकि लोग वहाँ पे जो कारकुनान हैं वो भी वहाँ पे आएँ और वहाँ के अहले इलाका भी जो है वहाँ आके इस स्पीच को देखें, क्योंकि ये स्पीच PTV खुद भी ब्रॉडकास्ट कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद तमाम जो छोटे ऑफिस हैं उसमें भी उन्होंने ये इंतजाम किए हैं, लेकिन जो मरकज़ी इंतजाम इन्होंने किया वो यहाँ पे किया है। सिर्फ कोरोना SOP की वजह से यहाँ पे लिमिटेड सीटिंग अरेंजमेंट की गई है, क्योंकि ज़्यादा अगर लोगों को लाया जाएगा तो फिर वो कोरोना के फैलाव का भी खदशा है। तो इस वजह से उन्होंने तकरीबन 300 से ज़्यादा अफराद का यहाँ पे बैठने का एक सिस्टम बनाया हुआ है, और बाकी दफातर में भी ये तमाम काम जो है वो रहेंगे, ताकि जो लोग हैं या कारकुनान हैं वहाँ पर भी आके इस स्पीच को लाइव देखें। जी बहुत शुक्रिया ज़मीर अब्बास, आप हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। कराची की क्या सूरत हाल है और सिंध के आवाम किस कदर एक्साइटेड हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का खिताब जानने के लिए। और नाज़रीन, जैसे कि हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास ने भी बताया कि सिंध हुकूमत की सुस्त रवि के बायस, जो मनसूबे सुस्त रवि के बायस उनके ज़ेर इल्तवा थे, उनको भी वफाकी हुकूमत ने बेड़ा उठाया, और ग्रीन लाइन मंसूबा जो कि इल्तवा का शिकार था उसे भी वफाकी हुकूमत की जानिब से पूरा करने का बेड़ा उठाया गया, और यकीनन ये कराची के आवाम के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए कुछ बात करते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से। आलमी फूड प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की मुलाकात के हवाले से आपको बताएं कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डेविड M. बेस्ले ने इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की, और इस मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने इंसानी हमदर्दी की बैनुल-अक़वामी तंजीम की दुनिया भर में खुराक की फराहमी की काविशों को सराहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आलमी फूड प्रोग्राम के मुख्तलिफ जारी मनसूबों से पाकिस्तान मुस्तफ़ीद हो रहा है और इदारे के साथ शराकत दारी को कद्र की निगाह से देखता है। मुलाकात के दौरान अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आलमी बरादरी अफगानिस्तान में हुकूमत साजी के अमल में मस्बत किरदार अदा करे। आलमी फूड प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने उनके इदारे की जानिब से अफगानिस्तान में खुराक की फराहमी में सहूलत देने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में अफगान अवाम को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सहूलियात की फराहमी जारी रखने पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अफगानिस्तान में जामे सियासी तस्फिया ही अमन का ज़ामिन है। इस हवाले से उन्होंने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और से गुफ्तगू की, और ये गुफ्तगू टेलीफोनिक हुई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पुरअमन और महफूज अफगानिस्तान, पाकिस्तान और खित्ते के इस्तेहकाम की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अफगानों के तहफ़्फ़ुज़, सलामती और इंसानी हकूक़ को यकीनी बनाने के साथ मसले का सियासी हल ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आलमी बरादरी अफगानिस्तान के आवाम की मदद और मुआशी इस्तेहकाम के लिए आगे बढ़े। वज़ीर-ए-आज़म ने रूस के साथ दो तरफ़ा ताउन पर इत्मीनान का इजहार करते हुए तिजारत, तवानाई और दीगर शोबों में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर भी जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने शंघाई ताउन तंजीम के तहत इलाकाई अमन व सलामती के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। कौमी सलामती के मुशीर वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर मुईद यूसुफ ने कहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के अफगानिस्तान में मुश्तरका मफादात हैं और इन्हें मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों को अपने मसाइल पर से पुश डालते हुए दो तरफ़ा ताल्लुकात को बेहतर बनाना होगा।
मोईद यूसुफ ने यह बात वाशिंगटन पोस्ट के कॉलम निगार जोश रोगिन को एक इंटरव्यू में कही, जो एक मजमून की सूरत में अखबार में इस अनवान के साथ शाया हुआ कि पाकिस्तान कुर्बानी के बकरे की बजाय एक इत्तेहादी जैसा सलूक चाहता है। कॉलम निगार ने राय दी है कि अमरीका को पाकिस्तान की इस पेशकश पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। मोईद यूसुफ ने कहा कि अमरीका और पाकिस्तान एक दूसरे की मदद के बगैर इलाके में इस्तेहकाम नहीं ला सकते, लिहाजा हमें इश्तराक अमल के जरिए आगे बढ़ने की हिकमत अमली तय करना होगी। कॉलम निगार ने मोईद यूसुफ से इत्तफाक करते हुए अपनी राय दी कि अमरीका और पाकिस्तान को हकीकी इत्तेहादी बनने की राह तलाश करनी चाहिए। इसकी ज़रूरत जितनी आज है उससे पहले नहीं थी। पाकिस्तान की अफगान सूरत हाल पर इलाकाई मुल्कों के साथ मिलकर मुतफ़क्का लाहेअमल की कोशिशें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी चांद मुल्की दौरे के तीसरे मरहले में तुर्कमानिस्तान में मौजूद हैं। वज़ीर ख़ारजा तुर्कमानिस्तान के सदर और रशीद मीरदोफ के साथ मुलाकातें करेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने तैयारों की मरम्मत और उनको काबिल इस्तेमाल बनाने पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। और इस हवाले से आपको मजीद ये भी बताएं कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम डेविड बेस्ले ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इस्लामाबाद से काबुल और अफगानिस्तान में दीगर मकामात के दरमियान फ़िज़ाई पुल कायम करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इससे हमें अफगान अवाम की ज़रूरियात को पूरा करने में मदद मिलेगी। Well, I'm standing here in Pakistan at Islamabad airport, where the Pakistan government has really helped us so that we could bring the aircraft that were damaged in Kabul here to get them repaired so we can put them back in service. So I'm standing here where we've got one of our helicopters here, as well as 4 fixed wings, and right behind me here is in fact a passenger plane that we're about to do a test flight now from here in Islamabad, which will be hopefully, if everything goes well, and it will, to Kabul. That'll be an air bridge from the external to the internal to bring UN personnel, NGOs, aid workers to be able to do what we need to do inside Afghanistan. नाज़रीन, आपको आगे बढ़ते हुए बताएंगे काबुल में तालिबान रहनुमाओं और अहम सियासी कायदीन और नुमायां शख्सियात का हंगामी इजलास जारी है। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक इस इजलास में हुकूमत साजी, पंशेर तनाज़ा और दीगर इंतजामी उमूर का जायजा लिया जा रहा है। आपको बताते चलें कि काबुल में तालिबान रहनुमाओं, अहम सियासी कायदीन और नुमायां शख्सियात का हंगामी इजलास जारी है। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक इस इजलास में हुकूमत साजी, पंशेर तनाज़ा और दीगर इंतजामी उमूर का जायजा लिया जा रहा है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि तालिबान और पंशेर वादी के अमायदीन के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। गुज़श्ता रोज़ सूबा परवान के दारुल हुकूमत चारेकर में मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात में अमीर मुत्तकी खान, अलमास जाहिद, हाफिज़ मंसूर, साबिक वज़रा और अरकान असम्बली के अलावा पंशीर और दूसरे सूबों के अमायदीन ने शिरकत की। दोनों फरीकों ने एक दूसरे की पोजीशंस पर हमले ना करने और बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक किया। मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने शमशाद टीवी को इंटरव्यू में कहा कि मुज़ाकरात के नतीजे में जंग के बगैर ही मसाइल हल हो जाएंगे और जल्द ही अमन मुआहिदा हो जाएगा। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि जंग कोई रास्ता नहीं है, लेकिन अगर पंशीर वादी में मौजूद कुव्वतों ने जंग की राह इख्तियार की तो हम चारों एतराफ़ से वादी को बंद कर देंगे। उन्होंने बताया कि तालिबान बदख्शां, तखार, बगलान, नौरिस्तान और नगमान सूबों से पंशीर वादी में दाखिल हो चुके हैं। हमारी फ़ौज गुलबहार तक पहुँच चुकी है। तर्जुमान ने वादी पंशीर के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके मसाइल हल करने का यकीन दिलाया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने इंतबा जारी करते हुए अपने शहरियों से कहा है कि काबुल एयरपोर्ट का फ़िलहाल वो रुख ना करें। बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने खदशा जाहिर किया है कि हवाई अड्डे पर दहशतगर्दी का इंतहाई खतरा है। अफगान शहरियों से अपील की गई है कि वो इलाका खाली करते हुए किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं। कई दिनों से हज़ारों अफगान शहरी और गैर मुल्की अफराद काबुल के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के आसपास मौजूद हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ अफगानिस्तान सूरत हाल पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं रशीद साफ़ी साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको रशीद साफ़ी साहब। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के खबरनामे में बताइएगा, इजलास के किसकी सरबराही में हो रहा है और पंशीर तनाज़े के हवाले से क्या पेशरफ मुतवक्के है? बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो हुकूमत साजी और जो मुफाहमती अमल है उस हवाले से आज बहुत अहम दिन है काबुल में भी और पंशवादी पंशेर में।
اس وقت ہماری اطلاعات یہ ہے کہ کانٹیننٹل ہوٹل کابل میں ایک اہم اجلاس جاری ہے جس میں طالبان کے انتہائی اہم رہنما اور جو مجوزہ جرگہ بننے جا رہے ہیں اس کے جو مجوزہ ممبران ہے وہ شریک ہیں اس میں، اور اس کا بنیادی مقصد جو افغانستان میں مفاہمتی عمل ہے اور حکومت سازی ہے اس کے لیے لاہ عمل طے کرنا ہے۔ تو یہ انتہائی پیش رفت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں ہے کہ ایک دوسرا جرگہ جو امیر خان متقی صاحب جو ہے، جو ان کے دعوت الارشاد کمیشن ہے، ان کی چیئرمین بھی ہے اور انتہائی سینئر رہنماؤں میں سے شامل ہے، ان کی سربراہی میں ایک دوسرا جرگہ قائم ہے جو کل بھی پروان شہر گیا تھا، جو مضافاتی شہر ہے پنشیر کا، اور وہاں پہ انہوں نے پنشیر سے آئے ہوئے عمائدین سے ملاقات کی تھی، اور یہ اطلاعات ہمیں مل رہی ہے کہ کل کے جرگے میں یہ طے پا گیا تھا کہ پنشیر کا معاملہ مفاہمت کے ساتھ حل کیا جائے گا اور وہاں پہ جنگ کی نوبت نہیں آئے گی۔ یہ اسی کا تسلسل ہے، اور یہی رہنما، اس میں سے بیشتر رہنما آج واپس کابل پہنچے ہیں، اور کابل ہی میں یہ جو کل پنشیر سے آئے ہوئے عمائدین تھی ان کی تجاویز اور جرگے نے جن نکات پہ اتفاق کیا تھا، آج اس اجلاس میں کابل میں مزید اہم رہنماؤں کے سامنے اور سیاسی قائدین کے سامنے اسے رکھا جا رہا ہے۔ تو یہ اس وقت اجلاس جاری ہے، مزید اطلاعات بھی ہمارے پاس پہنچ رہی ہے، لیکن ایک جو مثبت بات سامنے آئی ہے کہ افغان طالبان کے جتنے بھی حکام ہیں وہ پنشیر سمیت جو متنازع امور ہے اس وقت حکومت سازی کا جو عمل ہے اس میں جو رکاوٹیں ہیں ان تمام عوامل کو گفت و شنید کے ذریعے حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں، اور یہ آج کی جو سرگرمی ہے اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ صحیح، بہت شکریہ رشید صحافی صاحب، ماہر صحافی اور ماہر بین الاقوامی امور ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے اور افغانستان کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے، اور افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے اب سب یہی امید کر رہے ہیں کہ پرامن سیاسی تصفیہ جو ہے وہی اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے۔ آگے بڑھیں گے جی اور کچھ بات کریں گے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے ہی۔ آپ کو بتائیں کہ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا نے اس حوالے سے امریکی کانگریس کی اوورسائٹ کمیٹی اور قومی سلامتی کمیٹی کے ریپبلکن اراکین نے امریکی سیکرٹری خارجہ اور اٹارنی جنرل سے کہا ہے کہ محکمہ خارجہ اشرف غنی کی مبینہ طور پر $100 ملین سے زائد رقم کے ساتھ ملک چھوڑنے کی خبر کی تصدیق کرے۔ انہوں نے یہ بات امریکی سیکرٹری خارجہ اور اٹارنی جنرل کو لکھے گئے ایک خط میں کہی ہے۔ انہوں نے محکمہ خارجہ اور اٹارنی کو 31 اگست سے پہلے اسی حوالے سے بریفنگ دینے کے لیے بھی کہا ہے، اور خط میں کہا گیا ہے کہ محکمہ خارجہ اور محکمہ انصاف اس خبر پر بھی اپنا موقف دے کہ اشرف غنی کے پاس موجودہ رقم امریکی ٹیکس دہندگان کی تھی یا بین الاقوامی امداد، اور اگر نہیں تو پھر اشرف غنی کے پاس یہ سارا پیسہ کہاں سے آیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ محکمہ خارجہ اور محکمہ انصاف اس خبر پر بھی اپنا موقف دیں کہ اشرف غنی کے پاس موجود رقم امریکی ٹیکس دہندگان کی تھی یا بین الاقوامی امداد، اور اگر نہیں تو پھر اشرف غنی کے پاس یہ سارا پیسہ کہاں سے آیا۔ پاک تورخم سرحد پر افغانستان میں پھنسے پاکستانیوں کو ملک آنے دیا جا رہا ہے۔ افغانستان سے پاک آنے والے افغان مریضوں کو بھی سہولت فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ افغان شہریوں کو تورخم سرحد سے واپس جانے دیا جا رہا ہے۔ دونوں ملکوں کے مابین تجارتی سرگرمیاں بحال ہیں اور روزانہ 700 سے زائد گاڑیوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ پاک افغان بارڈر چمن قانونی دستاویزات رکھنے والے افراد کے لیے پیدل آمد و رفت اور تجارت کے لیے کھلا رہا۔ باب دوستی سے تجارتی کنٹینرز کی آمد و رفت جاری ہے، جبکہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مریضوں کو پاکستان آنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ ناظرین، بھارت کا چہرہ، بغل میں چھری اور منہ پہ رام رام، یہی ہے بھارت کا وہ مکروہ چہرہ جس سے پوری دنیا واقف حال ہو چکی ہے۔ بھارت کا وہ اصل چہرہ جو بھارت میں افغان مہاجرین کے سامنے اپنی تمام تر خباثتوں کے ساتھ آشکار ہوا ہے۔ مودی کے بھارت میں جہاں مسلمانوں سے سمیت تمام اقلیتوں کو بدترین ریاستی دہشت گردی، نسل کشی اور مظالم کا سامنا ہے، وہاں لٹے پٹے افغانوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بھارتی ایجنٹس اور ایجنسیوں کے کارندوں نے سادہ لوگ افغانیوں کو بھارتی شہریت اور روزگار کا جھانسا دے کر سہانے سپنے دکھائے، مگر مودی حکومت افغان مہاجرین کو بے یار و مددگار چھوڑ کر دنیا بھر میں ان کے نام پر بھیک مانگنے نکل پڑی ہے۔ بھارتی سفارتکار افغان مہاجرین کے نام پر کشکول لیے عالمی برادری سے امداد مانگتے پھر رہے ہیں، تاہم بھارت میں افغان مہاجرین کا کوئی پرسان حال نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بھارتی دارالحکومت نئی دلی میں تیسرے دن بھی افغان مہاجرین کا احتجاج جاری رہا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے سامنے دھرنا دیا ہوا ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ انہیں بھارتی شہریت اور برابری کے حقوق دیے جائیں۔
اطلاعات کے مطابق صرف ان افغانیوں کو شہریت دی جائے گی جنہوں نے افغانستان میں بھارت اور بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی را کے لیے جاسوسی کی ہے۔ کچھ بات کریں گے کرونا صورتحال کے حوالے سے۔ دنیا بھر میں کرونا کی تعداد میں 21,47,66,000 سے زائد لوگ مبتلا ہو چکے ہیں اور وبا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 44,77,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ کرونا سے اب تک 19,20,00,000 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں کرونا سے اموات کی تعداد سب سے زیادہ ہے، جہاں اب تک 6,49,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بھارت میں 4,36,000 جبکہ برازیل میں 5,76,000 سے زائد افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ آسٹریلیا میں کرونا کے نئے کیسز کی تعداد پہلی بار 1,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ سڈنی کے 2 بڑے ہسپتالوں نے مریضوں میں اضافے اور ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے بیرونی خیمے لگا لیے۔ سڈنی میں لاک ڈاؤن کے تحت 2 ماہ کے بعد بھی روزانہ کیسز ریکارڈ سطح پر جا رہے ہیں۔ اور ملک بھر میں کرونا وبا کی چوتھی لہر جاری ہے۔ گزشتہ روز مہلک وبا سے مزید 85 افراد جاں بحق ہو گئے، جس سے جاں بحق ہونے والوں کی مجموعی تعداد 25,305 ہو گئی ہے۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 61,446 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 4,553 مثبت رپورٹ ہوئے۔ مثبت کیسز کی شرح 7.4% ریکارڈ کی گئی۔ آزاد کشمیر کی 16 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے۔ حلف برداری کی تقریب ایوان صدر مظفر آباد میں ہوئی۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کابینہ کے ارکان سے حلف لیا۔ کابینہ میں 2 مشیروں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ آزاد کشمیر کابینہ کے 1 وزیر پہلے ہی حلف اٹھا چکے ہیں، جبکہ آج 15 ارکان نے حلف اٹھایا۔ وزراء کے محکموں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لینے کا طریقہ کار اور اس کی سماعت کے لیے بینچ کی تشکیل سے متعلق مقدمے کی سماعت مکمل کرتے ہوئے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ 5 رکنی بینچ کے سربراہ قائم چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ مقدمے کا فیصلہ آج سپہر سنایا جائے گا۔ دوران سماعت قائم مقام چیف جسٹس نے کہا کہ 20 اگست کا 2 رکنی بینچ کا فیصلہ ہمارا تصور کیا جائے، سپریم کورٹ کا کوئی بھی بینچ از خود نوٹس لے سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ از خود نوٹس کی سماعت کے لیے بینچ کی تشکیل سمیت دوسرے معاملات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ صحافیوں کے بنیادی حقوق سے متعلق درخواست موجود ہے اور اس پر کارروائی بھی ہوگی۔ دوران سماعت بینچ نے کہا کہ آئین کا تحفظ اور بنیادی حقوق کا نفاذ عدلیہ کی ذمہ داری ہے۔ صحافیوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر کوئی دو رائے نہیں۔ کجا استراکچر رو مثلا صورت نمیگیره، بعضی نقاط معین هست که صورت نگرفته. هیچ مشکل نیست، هیچ مشکل نیست، فقط یه است که اینجا مسائل امنیتی زیر بحث است و حق اولیت داره. سرتاسری افغانستان با امنیت ضرورت داره و با چگونگی حکومت و با کابینه بحث روان است. در تو مسئله پنجشیر به کدوم نتیجه رسیدید تا الان؟ مسئله پنجشیر به کدوم نتیجه رسیدید؟ د یو چتر لاندې راغلی، یو پنجشیر پاتې ده، هغه سره موږ ورته وخت ورکړی ده. موږ غواړو چې مسایل د صلح او د خبرو لارې نه حل شي. پنجشیر دومره ځای ده، دا که چېرته یو ځان ته یو تقاضا کوي، نو دا د معنا ده چې ټول افغانستان له ملت سره دوی تصادم کوي او دوی دا توان نه لري. نو موږ کوشش کوو چې صلح امیزه شي، او که نه کېده بیا خو مخکې نقشه پرته ده چې ټول افغانستان چې له واخانه تر غونډۍ پورې، تر غونډۍ تر تورخم دې پورې فتح شوی ده. د پنجشیر مسایل به ډېر اسانه حل شي. بر اساس گفته‌هایی که شما گفتین قرار است یک حکومت بر اساس شورا برگزار شود. این شورا چند نفر است؟ آیا اجندای کلی در نظر نه، تا بعد گفته نشده که به اساس شورا باشه. این گفته نشده. این یک نست. لوایت طیب است. زما فکر دا ده چې په وروستیو کې ځینې دولتي مقامات تاسو په بار بار ویلي دي چې موږ عفو عمومي اعلان کړې ده. د مشخص کسانو نومونه اخلم چې اوس هم د طالبانو په بند کې دي. د لغمان پخوانی امنیه قمندان، والي او امنیت رئیس. ګوره وروره، یو خبره د کوم وروره چې په دومره لوی تحول کې 3 کسانو په بند کې دي، هغه په دې معنا نه دي چې هغه دښمني له اسلامي امارت سره کړې ده، بلکې هلته هغو باندې یو اتهام ده. دغه اتهام په وجه باندې چې بانکونه چور شوي دي، دوی په اختلاس باندې متهم شوي دي، هغه موضوع د محاکمو لاندې ده، هغه به کېږي. زما پوښتنه نیمایي کې شوه، ځینې دولتي مقامات په کابل کې
دوی وایي چې کسان راځي زموږ شخصي موټرې وړي دي در حال چې تاسو ورته هدایت هم کړي دي د مناسب یعقوب پیغام هم خپور شو خپل مجاهدینو ته خو اوس هم ځینې خلک شته دي چې دفترونو ته ننوځي خلک تهدیدوي د خلکو څخه موټر وړي دغه بسم الله الرحمن الرحیم اول د اسلامي امارت لخوا د عام عفو ول ټول وسط افغانستان ته شوی هغه په دې معنا ده چې هغه یو حقیقت ته امر دې تجمن استعفو شوی ده هر چا څونه جرائم یا زموږ ناظرین آپ کو بتائیں کہ کابل میں طالبان رہنما شہاب الدین پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اس حوالے سے آپ کو گاہے بگاہے ہم تفصیلات سے آگاہ کرتے رہیں گے داسې په ډېرو ولایتونو کې قمندانان والیان ځینې هغه څوک چې مشخصې قطعې چې چاپې به وهلې ډېر قوي اسناد د خلکو موږ لرو چې زموږ مقابل کې تکلیف عکس العمل ښکاره کړی جنګونه یې کړي او خلک یې قتل کړي دا ټول ته عام عفو اعلان شوي هغه خلک موږ سره اجدای شوي دي هغه خلک په کورو کې ناست دي هغه خلک موږ سره په لیست کې دي چې دا خلکو ته عفو شوې ده د عام عفو مشخص ډول چې تاسو د دوه درو کسانو نومونه یاد کړو د هغو په مورد باندې دا د دې معنا نه ده چې دا د عفو څخه نقض دا په دې معنا چې هغو باندې مشخص اتهام ده السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں دن کے اوقات میں موسم گرم اور ہب زدہ رہے گا، تاہم کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا اور شمال مشرقی پنجاب میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا۔ ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت دادو میں 44 ڈگری جبکہ سبی میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔